वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं या इंस्टाग्राम देख रहे हैं, उसमें भी आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है, वर्तमान विकट समस्याओं के बारे में ज्वलंत समस्या लेकर आया हूं। वो समस्या है कि गुण मिलान करने के बाद में भी अच्छे गुण मिलान हो जाते हैं, उसके बाद में भी तलाक की नौबत आ जाती है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, पति पत्नी में तकरार हो जाती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसी के बारे में आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। अधिक विलंब न करते हुए जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है, जन्म पत्रिका से गुण मिलान 28 या 32 गुण हो जाते हैं। 24 अच्छे गुण मिलने के बावजूद भी जब विवाह होता है, मैरिज होती है, तो 1 साल के उपरांत या 1 साल के अंदर ही समस्या खड़ी हो जाती है और वो उनका पति पत्नी का टकराव होने के बाद में तलाक की नौबत आ जाती है। ये क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे में स्वाभाविक है, ज्योतिष शास्त्र पर जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, उस पर लोगों का अविश्वास होना स्वाभाविक है, लेकिन ये सरासर गलत है। ये जो मैंने खोज लेकर आया हूँ, ये अधिकतर आजकल जो ज्योतिषी हैं उसका पूरा अध्ययन नहीं करते हैं, उसके कारण ये समस्या पैदा हो रही है। इस समस्या के कारण ही आज ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। अच्छे गुण मिलान के बाद में भी रिश्ते टूट जाते हैं। अब जब जन्म पत्रिका मिलान करते हैं या बोलते नाम से जब वर और कन्या का गुण देखा जाता है, तो ज्योतिषी सिर्फ 24 या 28 या 32 गुण बताकर फ्री हो जाता है, कह देता है कि अच्छे गुण मिलान हो गए। लेकिन इस गुण मिलान में कुछ कमियां होती है, जिसको अक्सर 99% विद्वान पुरुष नहीं देखते हैं। वो आज मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हम पंचांग खोलते हैं, उसमें गुण मिलान का देखते हैं, उसके बावजूद भी कुछ दोष ऐसे आते हैं जिसको सबसे पहले मैं साधारण दोष जो बताता हूँ वो है नवम पंचम। यानी कि जन्म पत्रिका आपस में जब मिलान किया जाता है चंद्र लग्न से, चंद्र राशि मेष राशि हो या सिंह राशि हो, तो ऐसे में वो नवम पंचम दोष इस तरह से देखा जाता है। सिंह, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और ये वृश्चिक, इस तरह से हम गिनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, फर्स्ट जो है वो नवम पंचम दोष चंद्र से देखा जाए कि इनकी गिनती करने पे वर्ग से कन्या की गिनती या कन्या से वर्ग तक की जो चंद्रमा स्थिति है उसके हिसाब से नवम पंचम दोष तो नहीं आ रहा है। यदि ये दोष आ रहा है तो ये साधारण दोष होता है, इसका भी परिहार है। उसके बाद में आता है द्वितीय द्वादश योग। ये द्वितीय द्वादश महादोष होता है। इस महादोष के कारण अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं। कारण क्या है? दूसरा भाव या अपने कन्या का विवाह उपरांत दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भाव कहलाता है, और 12वां भाव है ये आपके शयन सुख का कहलाता है। शयन सुख मीन्स दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए वो 12वें स्थान पे है। यदि कन्या की राशि से गिनने पर कन्यासी की से पहले वर्ग का चंद्रमा आ जाता है या नाम आ जाता है, तो ये द्वादश होता है। जैसे मैं बताता हूँ, एक कोई से भी अनिल नाम लेते हैं तो अनिल लड़का हुआ, और उसके बाद में जो नाम हुआ बरखा, तो ये आपस में गिनने पर ये दूसरा और 12वां आता है, तो ये अत्यंत घातक होता है। ऐसे में अधिकतर विवाह सुख जो मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता है, ये महादोष होता है। उसके बाद में अत्यंत घातक जो दोष होता है वो होता है षडाक्षर, यानी कि 6 और 8 का संबंध। जन्म पत्रिका में जब चंद्र राशि से 6ठा और 8वां आपस में देखा जाता है, तो ऐसे में 6ठा भाव आप सभी जानते हैं रोग, ऋण, रिपु का, रिपु यानी दुश्मन का कहलाता है, और 8वां भाव है
ये मृत्यु का भाव कहलाता है। तो ऐसे में जब षडाशय योग दोष लिखा हुआ है, अत्यंत घातक महादोष लिखा हुआ है, तो ऐसे में कैसे विहाव कर देते हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो इसका प्रभाव तो होगा ही होगा। जिस तरह से दूध रहता है, दूध में हल्की सी नींबू की खटाई की बूंद गिर जाए तो फटना स्वाभाविक है, किसी भी रूप में उसका उपचार नहीं हो सकता है। तो यह है अत्यंत घातक महादोष, जिसको अधिकतर ज्योतिषी अवॉइड कर देते हैं। सिर्फ गुण मिलान ही काफी नहीं होता है, गुण मिलान के बाद में ये स्थिति भी देखी जाती है। अब ये तो हुआ आपके गुण मिलान के प्रभाव। अब आपका जो आता है पाणिग्रहण संस्कार का समय, जब पाणिग्रहण संस्कार का जो देखा जाता है वो नक्षत्र पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। नक्षत्र है वो कौन से घातक है, उस नक्षत्र को टालना चाहिए। लेकिन आज अधिकतर यजमान लोग सामने वाले की परिस्थिति जो तारीख लेकर आते हैं उस तारीख पर वो बता देते हैं, वो अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। वो पाणिग्रहण संस्कार का समय, यानी कि जब फेरा जो होता है, सप्ताह 7 फेरे होते हैं, वो समय अच्छा होना चाहिए। तो शुभ नक्षत्र में यदि विवाह होगा तो शुभ कहलाएगा। लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जैसे गंडमूल नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र में यदि विवाह होगा तो 100% संबंध विच्छेद की, तलाक की नौबत आती है। दूसरा है पंचक से संबंधित योग आते हैं। पंचक जो बनते हैं श्रवण, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरापाद, सदविशाखा, ये श्रवण नक्षत्र आते हैं। इनमें यदि विवाह करते हैं तो इसमें भी तलाक की नौबत आती है, सिर्फ रेवती नक्षत्र को छोड़कर। रेवती नक्षत्र सभी पर लागू होता है, किन्हीं परिस्थितियों में रेवती नक्षत्र को लिया जा सकता है। जनरली रेवती नक्षत्र नहीं लेना चाहिए, ये भी घातक हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आपका फर्स्ट जो महत्वपूर्ण नक्षत्र देखा आपने। नक्षत्र के बाद में आता है आपके जुपिटर। जुपिटर मीन्स गुरु। गुरु जो है ये विवाह कारक होता है। विवाह कारक गुरु को यदि आप केंद्र में लेंगे पाणिग्रहण संस्कार के समय तो जो छोटे मोटे दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो केंद्र में जुपिटर का होना जरूरी है। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। और जुपिटर को यदि आपने अपने शौक के तौर पर यदि गलती से 6, 8, 12 स्थान पर गुरु को रखते हुए यदि आपने पाणिग्रहण संस्कार किया तो ऐसे में ही तलाक की स्थिति जरूर बनती है। ये भी घातक योग है। तो ऐसे में अच्छी तरह से नक्षत्र देखना चाहिए और वो देखना चाहिए कि गुरु केंद्र में होना चाहिए। अब जो आता है स्थिर लग्न, आप जानते हैं कि जब हम लक्ष्मी जी पूजा करते हैं तो वो स्थिर लग्न में करते हैं। तो स्थिर लग्न क्या होता है? स्थिर लग्न होता है यानी कि स्थिरता आना, दाम्पत्य जीवन में उनके स्थिरता है, यह लग्न देखना जरूरी है। लेकिन आजकल पंडितों की बात टालते हुए अधिकतर लोग विवाह के समय फोटोग्राफी को ध्यान देते हैं, स्टेज को ध्यान देते हैं, तो वो भी तलाक का कारण बनता है। जबकि होना चाहिए कि स्थिर लग्न और होता है दूसरा चर लग्न। यदि आप चर लग्न करेंगे तो चलता रहेगा, लेकिन द्विस्वभाव लग्न में यदि आपने विवाह किया तो उनके विचार नहीं मिल पाएंगे और वो वापस तलाक की नौबत आ जाती है। तो स्थिर लग्न कौन सा होता है? मेष, सिंह और धनु। यदि इन लग्नों पर विवाह किया जाता है तो ऐसे में पाणिग्रहण संस्कार जो करते हैं वो स्थायी होता है। लेकिन क्या करते हैं, लग्न को भी अवॉइड कर देते हैं, सारी बातें भूल चुके हैं, बस नाम मात्र का औपचारिकता रह गई है। इस औपचारिकता के कारण ही आज गुण मिलान होने के बावजूद भी संबंध विच्छेद होते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इन विशेष जो हमारा प्रावधान बना है, जो नियम बना है, वो इन नियमों को टाले नहीं, अच्छी तरह देखें तो आपके गुण मिलान के बावजूद, यदि आपका गुण मिलान मैं तो बताता हूँ 18 होना चाहिए, लेकिन 18 के से कम यानी कि 11 गुण मिलान होने के बावजूद भी जब हमने उनका विवाह मुहूर्त निकाला और उसी अवसर पर विवाह किया तो हमारा चैलेंज है कि उनका आज तक संबंध नहीं बिगड़ा और वो राधा कृष्ण की जोड़ी बनी हुई है। यह है मुहूर्त निकालने का ज्योतिषी का महत्व। तो जय श्री कृष्णा, आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।